नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है और रिवीजन की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर प्रश्न है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, जब औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है, औसत उत्पाद ऋणात्मक होता है, सीमांत उत्पाद बढ़ता है, कुल उत्पाद गिरता है। तो औसत उत्पाद कब अधिकतम होता है? तो जब औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है तब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। यहाँ क्वेश्चन में एपी और एमपी में संबंध की बात की गई है। अगर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के आरेख से समझा जाए तो यह मार्जिनल प्रोडक्शन का आरेख है और यह आरेख एवरेज प्रोडक्शन का है। इसमें संबंध पूछा गया और क्वेश्चन पूछ रहा है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब, जब औसत उत्पाद यह अधिकतम है तो पूछा गया है औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। तो यह जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तो एपी और एमपी दोनों बराबर होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है इसका सही आंसर। इसके अलावा जब एमपी अधिकतम होता है एपी से तब क्या होता है? एपी कम होता है, तथा जब एपी अधिकतम होता है एमपी से तब एमपी एपी से कम होता है। तो यह 3 संबंध एपी और एमपी में बताए गए हैं। तो इसका 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला 2 नंबर प्रश्न, एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति जो है किस प्रकार की होती है? वृत्ताकार, परवलय, सरल रेखा, आयताकार, अतिपरवलय। तो औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कास्ट की आकृति जो है वह आयताकार अतिपरवलय होती है। आयताकार अतिपरवलय डी ऑप्शन में दिया गया, सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह है जहां सीमांत लागत बराबर औसत उत्पाद होता है, सीमांत लागत बराबर औसत लागत होता है, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होता है, सीमांत लागत बराबर सीमांत लागत होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह होती है जहां मार्जिनल कास्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। मार्जिनल कास्ट का मतलब सीमांत लागत और मार्जिनल रेवेन्यू का सीमांत आगम। सीमांत लागत और सीमांत आगम जहां बराबर होती है वहां पर उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन होता है। तो यह सी ऑप्शन में दिया गया है। 3 का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है, स्थिर रहती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, घट जाएगी। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसको भी आरेख से समझा जा सकता है। यह एवरेज यूटिलिटी है और यह मार्जिनल यूटिलिटी है। तो पूछा गया है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तो यह मार्जिनल यूटिलिटी जब शून्य है तो एवरेज यूटिलिटी अधिकतम है। तो 4 का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, कुर्नो ने द्वयाधिकार समस्या का निश्चित हल या सिद्धांत दिया। तो कुर्नो ने द्वयाधिकार की समस्या का निश्चित हल या सिद्धांत जो है 1938 में दिया था। 5 का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की हिक्स ने, मार्शल ने, डाल्टन ने, मेहता ने। तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 6 का सही आंसर बी है। मांग की आड़ी लोच या इसको मांग की प्रतिलोच भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन मार्शल द्वारा किया गया था। इसे कहते हैं किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मांग की आड़ी लोच कहा जाता है और इसकी अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर
बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत दिया या जुड़ा है किससे? मिल से, लर्नर से, एरो से, मार्शल से। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत जो है AP लर्नर से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला 7 नंबर प्रश्न, प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है। आयातों के मूल्य में वृद्धि होती है, आयातों के मूल्य में कमी होती है, निर्यातों के मूल्य में कमी होती है, निर्यातों के मूल्य में वृद्धि होती है। तो प्रशुल्क लगाने से निर्यातों के मूल्य में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन सही है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 9 नंबर प्रश्न, अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होता है जब प्रस्तावित वक्र की लोच होगी 1, 1 से अधिक, 1 से कम, अनंत। तो अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होता है जब प्रस्तावित वक्र की लोच 1 होती है। 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर प्रश्न, अवमूल्यन के द्वारा एक देश का भुगतान शेष केवल तभी सुधर सकता है जब उसके आयातों और निर्यातों की मांग की लोच का योग 1 से कम है, 0 के बराबर है, 1 से अधिक है, 0 या 1 के बराबर है। अवमूल्यन के द्वारा एक देश का भुगतान शेष केवल तभी सुधर सकता है जब उसके आयातों और निर्यातों की मांग की लोच 1 से अधिक है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर प्रश्न, प्रशुल्क है अनुदान, एक सिद्धांत, एक कर, एक सहायता। प्रशुल्क जो है एक कर है, कर का मतलब सी ऑप्शन में दिया गया है, तो प्रशुल्क एक कर है। अगला है प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स, रोजेंस्टीन रोडान, सोलो, नेल्सन। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन रोजेंस्टीन रोडान द्वारा किया गया था। रोजेंस्टीन रोडान ने प्रबल प्रयास सिद्धांत के संबंध में क्या तर्क दिए, किस माध्यम से अल्पविकसित या विकासशील देशों को विकास करना चाहिए, इसके बारे में रोजेंस्टीन रोडान ने क्या बताया। रोजेंस्टीन रोडान संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्रबल प्रयास सिद्धांत या कह सकते हैं बड़े धक्के का सिद्धांत दिया। यह इनका सिद्धांत जो है अल्पविकसित देशों पर आधारित है, जिसमें इन्होंने बताया कि अल्पविकसित देश कैसे विकास कर सकते हैं। रोडान ने अपने मॉडल में बताने का प्रयास किया कि अल्पविकसित देशों को विकास करने के लिए छोटे छोटे प्रयास नहीं करने चाहिए, इन देशों को विकास के लिए बड़ा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए रोजेंस्टीन रोडान ने बताया कि न्यूनतम निवेश व्यापक स्तर पर अल्पविकसित देशों को करने की ज़रूरत है। यह निवेश की राशि अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर करती है और यह निवेश एक रणनीति के तहत करना चाहिए। इस निवेश के माध्यम से या प्रबल प्रयास के माध्यम से अल्पविकसित देश विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है निम्न संतुलन, तो इसका 12 का सही आंसर रोजेंस्टीन रोडान हो जाएगा, बी सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? नेल्सन, डोमर, मेहता, रॉबिन्सन। तो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन द्वारा दिया गया था। नेल्सन ए ऑप्शन में सही है, ए दिया गया है तो ए ऑप्शन 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन ने दिया। अगला 14 नंबर प्रश्न, स्वतः स्फूर्ति अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है? केन्स, शुम्पीटर, एडम स्मिथ, रोस्टो। तो स्वतः स्फूर्ति का सिद्धांत जो है रोस्टो से संबंधित है। रोस्टो ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में विकास की 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है। रोस्टो डी ऑप्शन में दिया गया है। किन किन 5 अवस्थाओं का जिक्र रोस्टो ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में किया है? पहली जो अवस्था है रोस्टो ने बताया परंपरागत समाज की अवस्था, द ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की। दूसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, प्री टेक ऑफ स्थिति की बात की। तीसरी अवस्था के बारे में उन्होंने बताया आत्मस्फूर्ति की अवस्था, मेचोरिटी की अवस्था, और चौथी अवस्था परिपक्वता की अवस्था, और 5वीं अवस्था की बात करते हुए रोस्टो ने बताया उच्च जन उपभोग की अवस्था। तो इस प्रकार से 5 अवस्थाओं, आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को रोस्टो ने अपने आर्थिक विकास में बताया है। तो रोस्टो स्वतः स्फूर्ति की अवस्था से संबंध रखते हैं, डी सही है। अगला हिंदू वृद्धि दर से कौन संबंधित है? अमर्त्य सेन, के एन राज,
राजकृष्णा मार्शल, तो हिंदू वृद्धि दर से संबंधित अर्थशास्त्री राजकृष्णा है। राजकृष्णा सी ऑप्शन में है, 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न, भारत में गरीबी हटाने का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? दूसरी, पांचवी, नवीं, सातवीं। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अगर समय की बात की जाए तो 1974 से 1979 तक है, लेकिन एक वर्ष पूर्व ही यह योजना 1978 में बंद कर दी गई थी। 1978 में बंद करके जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजना रोलिंग प्लान लागू की गई थी। 1978-79 में रोलिंग प्लान अनवरत योजना जनता पार्टी द्वारा लागू की गई थी। अनवरत योजना के अगर प्रतिपादक अर्थशास्त्री की बात की जाए तो गुरनाल मिडल हैं अनवरत योजना के प्रतिपादक अर्थशास्त्री, और भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय डीटी रकड़वाला को जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया तथा केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में ही राजस्थान में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा 1978 में समय से एक वर्ष पहले यह योजना समाप्त कर दी गई और अनवरत योजना चालू की गई। अनवरत योजना के दौरान 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम 1979 में चालू किया गया। तो इस प्रकार से 1974 से 1979 के बीच भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं थी, जिसमें गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख योजना थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उद्देश्य या नारा दिया गया। बी ऑप्शन सही है 16 का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भूमि विकास बैंक। तो सहकारी क्षेत्र का बैंक जो है भूमि विकास बैंक है, डी सही है 17 का। 18 नाबार्ड किसकी सिफारिश के आधार पर गठित किया गया? लोक लेखा समिति, चिलैया समिति, शिवरमन समिति, नरसिम्हन समिति। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है 19 मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? 8 अगस्त 1990, 8 मई 2015, 8 सितंबर 2015, 8 अप्रैल 2015। तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी तथा मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु, तरुण और किशोर 3 श्रेणियों में उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो MUDRA माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1966 में, 1970 में, 1990, 91। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अर्थमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आस्करलेंग, रेगनर फ्रिस, RD एलन, LR क्लाइन। तो अर्थमिति शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले रेगनर फ्रिस द्वारा किया गया था। रेगनर फ्रिस बी ऑप्शन में है। इसके अलावा माइक्रो और माइक्रोबेस्टी और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग भी सर्वप्रथम रेगनर फ्रिस द्वारा ही किया गया था। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है अर्थमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेगनर फ्रिस ने किया, बी ऑप्शन सही है। अगला 22 नंबर प्रश्न, बहुसंरेखता पद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो कार्ल पियर्सन, जॉन टिनवर्जन, सी ऑप्शन में है रेगनर फ्रिस और डी ऑप्शन में है FM फिशर। तो बहुसंरेखता शब्द का प्रयोग सबसे पहले
रेगनर फ्रिज ने किया था। तो 22 का सही आंसर सी है। अगला 23 नंबर, सहसंबंध का अधिकतम मूल्य होता है 1, 0, 1.5, 2.5। तो सहसंबंध का अधिकतम मूल्य जो है वह 1 होता है। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 23 नंबर प्रश्न, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2014, 15, 16, 20। तो भारत में नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में किया गया। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर, निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है, क्या है? मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। तो स्थिर कीमत पर उपभोक्ता जब D0 से D1 की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात E1 से E2, E0 से E1 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मांग में वृद्धि कर रहा है। प्रारंभ में उपभोक्ता ओपी कीमत पर ओपी कीमत पर PE0 मांग कर रहा था, फिर क्या हुआ, ओपी कीमत पर ही PE1 मांग कर रहा है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है संदर्भ? तो इससे निकल के आ रहा है कि मांग में वृद्धि हो रही है। मांग में वृद्धि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 26 नंबर प्रश्न, आवश्यकता न्यूनतम प्रयास मॉडल किसकी देन है? रोस्टो, हर्समैन, रोडान, लेवेंस्टीन। तो आवश्यकता न्यूनतम प्रयास मॉडल जो है लेवेंस्टीन की देन है। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 27 नंबर प्रश्न, किसका मॉडल 3 भिन्न वृद्धि दरों की धारणाओं पर आधारित है? हैरड, कल्डार, रॉबिन्सन, लुइस। तो हैरड का मॉडल जो है वह 3 विभिन्न वृद्धि दरों पर आधारित है। हैरड का मॉडल जो 3 वृद्धि दरों पर आधारित है, उसमें वास्तविक, वांछित और प्राकृतिक समृद्धि दर की बात की गई है। वास्तविक, वांछित और प्राकृतिक समृद्धि दर की बात प्रोफेसर हैरड ने अपने मॉडल में की है। तो यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 27 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है।